सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। जी नमस्कार। अभी हाल फिलहाल जो चुनावी तर्क वितर्क है हमारा, धीरे धीरे करके जो है हमारी यात्रा चल रही है, इस यात्रा को लेकर के आप देख रहे होंगे लगातार छोटे छोटे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारियां ले रहे हैं कि क्षेत्र के लिए क्या और किन स्थितियों में आज जो क्षेत्र की स्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी, और क्षेत्र के लिए कौन क्या कर सकता है, और ख़ास तौर पर जो क्षेत्र की सबसे बड़ी कमियाँ हैं और क्षेत्र की जो उपलब्धियाँ हैं उनको लेकर के हमारी जो चर्चाएँ चल रही हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं, यहाँ पर से प्रत्याशी के रूप में जो है तो मैदान में हैं, डॉक्टर VPS चौहान। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप मेडिकल लाइन से थे, कई वर्षों से जो है तो आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी कमियां हैं उसको लेकर के आप क्या राय रखना चाहेंगे जनता के सामने? कि मैं शासकीय सेवा 40 वर्ष किया और यहाँ हमारी पहली पदस्थापना पशु चिकित्सालय बिजली में हुई, और तब से लेके आज तक तो अगर देखा जाए शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, और पर्टिकुलरली कोतमा विधानसभा में पेयजल समस्या और सिंचाई समस्या और बेरोजगारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन 40 सालों में। और इसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले क्या था कि चाहे वो पशु चिकित्सालय हो चाहे अपना PSC हो, वहाँ पर 1 या 2 डॉक्टर हुआ करते थे, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ करते थे। आज बड़ी विषम परिस्थिति है। हमारे पशु चिकित्सालय ही लीजिए, यहाँ पर न डॉक्टर है न कंपाउंडर है। एक चपरासी की मदद इसमें चाहे अपना हॉस्पिटल चल रहा है, जबकि 4 करोड़ 14 लाख का यहाँ पर चिल्ड्रन प्लांट स्थापना हुई है। PSC के लीजिए, मैं 40 साल पहले भी देखा था PSC थी, आज भी PSC है। डॉक्टरों का अभाव है, महिला डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। स्कूल के देखिए, यही हायर सेकेंडरी स्कूल थी, यहीं से अच्छे लड़के जाते थे पहले स्कॉलर। आज से 20 साल पहले डॉक्टर इंजीनियर रह गए थे। हमारे बच्चे यहीं पढ़े हैं और डॉक्टर इंजीनियर बने, और लड़कों ही बढ़े, IIT में भी लड़के गए हैं। आज स्टाफ न होने के कारण, शिक्षक न होने के कारण शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, और शिक्षा हुई, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, पानी की समस्या की कोल माइल बढ़ती गई, और यहाँ पर पेयजल समस्या, बिजली लीजिए बहुत ज़्यादा समस्या है, और इसको थोड़ा कार्य नहीं किया गया। तो मैं चाहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हों, हम इसी उद्देश्य के लेके आए हैं कि हमें जन सेवा करना है, और अगर मौका हमें मिलेगा तो और कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी हम पार्टी में रह के जन सेवा करेंगे। क्योंकि पार्टी की नीति रीति हमें पसंद आई, इसलिए हमने 22 मई को कांग्रेस की सदस्यता हमने लिया है, और यही हमारा है कि यहाँ पर जो विकास हों, वो जो अवरुद्ध हो गए हैं वो हो। देखिए, क्या है कि एजुकेटेड पर्सन हैं आप, है ना? क्या चुनाव को लेकर के आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि जो चुनावी गतिविधियां हैं उनमें एजुकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, अनुभव हो जिसके पास, तो हर पहलू पर वो जाके ध्यान देगा और हर की समस्या वो जानेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा नहीं है तो किसी व्यक्ति की जो मूलभूत सुविधाएं उसके बारे में समझ पाना और थोड़ा सा उसको काफ़ी दिक्कत होती है। और मैं राजनीति क्षेत्र में चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, और जिससे लोगों को विकास कर सकें, क्षेत्र का विकास हो, और सभी समस्याओं को समझ सकें, सुन सकें। जब तक जनप्रतिनिधि समझेगा नहीं कि किसी की समस्या कहाँ से निदान होगी, किस प्लेटफॉर्म पे उसको जाकर बात करना होगा, तो उसको सीखते सीखते ही 5 साल बीत जाता है। तो मैं चाहूँगा पढ़ा लिखा आदमी होगा, शिक्षित होगा, तो उसको निश्चित से उसको अनुभव होगा और अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो उसकी समस्या को निदान कर पाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या और भी होती है। देखिए, क्या है, आज अगर हम किसी से भी बात करने बैठते हुए हैं और वहाँ पर जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, लोगों से हम जानना चाहते हैं कि क्षेत्र के बारे में क्या करना चाहिए, एक सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ पर कि जैसे आप कांग्रेस से हैं और जो भाजपा वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये कमलनाथ जी की योजना कोई बता देता है कि कमलनाथ जी ये करेंगे, कुछ लोग कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है तो उस योजना को बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, गतिविधियाँ जो है तो क्या आपको सही लगती हैं, या फिर खुद की एक क्षमता होनी चाहिए, खुद का एक व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है? मेरे समझ से देखिए, हर पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो लेके आती हैं और अच्छा बढ़ चढ़ के अपना बनाती हैं, लेकिन जो क्षेत्र का जो विकास होता है, वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है जो आगे आ रहा जो सेवा करना चाह रहा है, वहाँ की समस्याओं को भली बात जाने, भौगोलिक स्थिति को जाने। हमारे समझ में किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, लेकिन सबसे पहले कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, और किस प्लेटफॉर्म पे जाकर उसका निदान करना होगा, पार्टी कोई भी हो। और लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अच्छा है, उसमें जज्बा है काम करने का और सेवा भावना है, निश्चित रूप से वो काम करा चाहिए।
एक समस्या और आती है सामने, जैसे कई लोगों का मानना यह है कि अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी सरकार नहीं बन पाई, तो राज्य सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं पर ये तो तय है जो भी योजनाएं चलेंगी वो धरातल तक हर क्षेत्र में जो है तो चलना ही चलना है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये कोई बात कहे आज कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव जीत भी जाते हैं, और जब विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव जीत गए एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में आप कुर्सी पर विराजमान होते हैं, तो क्या आपका ये कहना उचित होगा कि नहीं मेरी सरकार होगी तब मैं कुछ कर पाऊँगा? नहीं, इसमें सहमत नहीं हूँ मैं। क्षेत्रीय ये अगर जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं या प्रदेश की योजनाएं हैं वो हमेशा हर जगह चलती हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं कि ये क्षेत्र अगर विपक्ष में कोई बैठा है तो योजनाएं यहाँ पे ना चलेंगी, सभी योजनाएं समान रूप से चलती हैं। अब हमारा जो हम जनप्रतिनिधि, मेरा कर्तव्य है कि उसको आप उचित प्लेटफॉर्म पे हम उसको ले जाएं और कार्य कराएं। जैसे यहाँ पर जो समस्या है हमारे कोतमा विधानसभा में, तो मैं तो देखिए जो एक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो महत्वपूर्ण हम जो कहाँ दे रहे थे, देखिए यहाँ पर एक फसली है, सिंचाई की बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है, और यहाँ पर एक जीवनदायिनी नदी चल रही कि भाई अगर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं तो क्या प्रयत्न किया, मैं सीईओ जनपद रहा, और चूँकि मेरे पास कुछ लिमिटेशन थे, उसमें अधिकारी था, उतने रूप में मैं उस रूप में नहीं दे सका, और इसी भावना से कि हम क्या कर सकेंगे वो हमारे पे बिल्कुल हमारी रूपरेखा बिल्कुल तैयार है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर अगर देखे जाए कि केवई जो है, देखिए बैरियर के पास पथरौड़ी के आगे एक नरहुड़ा नाला आ रहा है और एक आ रहा है कनई नाला, केवई में जुड़ता है। वहाँ पर अगर स्टॉप डैम बांध दिया जाए तो वो पानी नाले में कनई भी भर जाएगी और नरहुड़ा भर जाएगा, तो ये वाला पार्ट पूरा भर जाएगा। ऐसे वाटर लेवल यहाँ गाँव को भी भर जाएगा और काफ़ी सिंचाई सकती है। बहुत कुछ छोटे छोटे जो नाले हैं उसको बड़ी नली से जोड़ दिए जाएँ तो समस्या निकाल। मैं तो पूरा भौगोलिक हमको एक एक गाँव, एक एक उसका कस्बा, यहाँ का एक एक जगह, एक एक गली हमें पता है कोतमा विधानसभा का कि कहाँ से बार जो संसाधन है हमारे पास, जो पेरेनियल रिवर हमारी पर है, जो जीवदानी नदी है, उसी से पूरे हमारा विधानसभा सिंचित हो सकता है। रोजगार को लेकर के आपने एक बात कही, और जैसा कि कोयलांचल क्षेत्र है आपका, चाहे बिजली हो चाहे J&K हो, कोई भी हो, और जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला की खदानें जो है तो आपके कोतमा विधानसभा क्षेत्र में ही आती हैं, चाहे राजनगर हो कोई भी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट द्वारा एक जारी किया गया राजपत्र, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इसमें पहलू है। पहले है कि एक रोजगार मूलक कोई भी यहाँ पर संस्थान नहीं है, और यहाँ पर ऐसे उपक्रम आना चाहिए। थर्मल पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। एक बिलसपन हमने सुना होगा, करीब 13 साल पहले 2010 में वहाँ पर ग्राम सभा से उसका अनुमोदन हुआ था। आज 13 साल बीत गए। वहाँ पर ये हुआ कि बिलसपन को दिया गया, बाद में अडानी ग्रुप को हुआ, और वो एक रोज़गार का एक लोगों ने देखा कि करीब 2-4 हज़ार लोगों का रोज़गार वहाँ मुहैया हो सकता था, लेकिन कोल आवंटन के कारण जैसा भी बताया गया नहीं हुआ, तो अडानी ग्रुप को मिला। मेरा मानना है कि उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्थक पहल नहीं की गई, और नहीं तो कोल आवंटन बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में पहले इसकी सरकार भी भाजपा की थी और सेंट्रल में भी भाजपा की थी, तो अगर अच्छे से इस मुद्दे को उठाया जाता तो वहाँ पर एक ऊर्जा अपना थर्मल पावर वहाँ लग जाता, काफ़ी रोजगार सकती थी, बिजली भी कम खत्म होती। दूसरा मेरा जो है, जो आप ठेका प्रथा मजदूरों की बात शायद आप इंगित कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो एक राजपथ में, भारत राजपथ में हुआ फरवरी 2022 में, एक उन्होंने संशोधन बिल उसमें लाया राजपथ में कि जो भी ठेका मजदूर हैं उनको इन शर्तों पर, जो शर्तें लिखी गई, इन शर्तों पर आप जो है आप ठेका मजदूर रख सकेंगे। 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया। उसमें ये था कि जो बेसिक है उसमें 4 कैटेगरी रखी गई थी कि कुशल हैं, जो अर्धकुशल, अकुशल हैं, अर्धकुशल हैं, कुशल हैं और हाई सकुशल हैं। ऐसे 4 कैटेगरी की। उनका ये था कि करीब मिनिमम वेज जो 700-800 था, और DA बढ़ाते समय समय पर DA बढ़ाने की थी। अमूमन 1000 रुपया पर डे उनका होता था, और गवर्नमेंट भी ऐसा रखा कि किसी भी मजदूर का मिनिमम 21,000 रुपया वेजेज होना चाहिए। स्थितियाँ हुई कि जो यहाँ ठेका जो मजदूरी प्रथा हुई उसमें निश्चित रूप से इसमें 2 बात नहीं, उनका मजदूरों का शोषण हुआ। और चूँकि मैं आउटसोर्सिंग का अपना आउटसोर्स अस्थायी और संविदा कर्मचारी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट में जाके अभी माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से भी हमारा डेलीगेशन गया था कि इनकी समस्याएं हैं, और इनको जो अपना ठेकेदार हैं वो आधी मजदूरी देते हैं,
और पूरी मजदूरी पर इनका साइन कराते हैं अथवा उनसे बेजे वापस लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें जो कमेटी बनी है, कमेटी का आदेश ध्यान दें। कोल माइंस के एरिया में बहुत ज़्यादा ये सब समस्याएं हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी देना चाहिए। ईपीएफ कट के भी समय पे जमा होना चाहिए था। और ठेकेदार बदल सकते हैं, लेकिन उसमें जो हमने जो क्लास पढ़ा है उसमें है कि मजदूर नहीं बदले जा सकते। मजदूर वही होंगे, टेंडर होंगे ठेकेदारों के। ठेकेदार कोई टेंडर ले सकता है, लेकिन मजदूर वही कार्य करेंगे और उनको जो मिनिमम वेज है उनको मिलना चाहिए। ये हमने जो पढ़ा उसको समुचित रूप से लागू नहीं हो पा रहा है, ये कमी है। यदि हमें मौका मिलेगा और नहीं भी मिलेगा तो मैं इस कोशिश करूँगा इसकी ये समस्याएं हम दूर करेंगे, चाहे वो हम विधायक के चुनाव लड़ें ना लड़ें, लेकिन ये समस्याएं को हम दूर करेंगे। इसमें हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि जो संविदा हैं, आउटसोर्सिंग हैं, इनके का जो शोषण हो रहा है इसको हम हर प्लेटफॉर्म उठाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए? यदि हमें मौका मिला और नहीं मिला तो भी हम प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा में जो भी हमारे अभी जो शिक्षा के केंद्र हैं उनमें सभी स्टाफ की भरपूर पदस्थापना हो। और यहाँ तकनीकी शिक्षा का अभाव है, ITI वगैरह हो, जो कोल माइंस एरिया है, सब अपना इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाएँ, ये नहीं हुए, यही इनकी आवश्यकता है। हॉस्पिटल की टेंटी की बहुत ही समस्या है। बिजली देखिए यहाँ पर PSC आज भी PSC है, 40 साल पहले आया तो PSC आज भी PSC है। कोठी CSC बनी, वहाँ बंद हो गई CSC, वहाँ भी स्टाफ नहीं। और ये तो CSC कितनी बार घोषणा है जनप्रतिनिधियों द्वारा हुई। एक चीज़ और भी है ना, देखिए जैसे पार्टियां हैं, है ना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो उनके द्वारा ज़्यादातर देखा जाता है लोकार्पण और भूमि पूजन, इसके अलावा गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। उसी बात को कह रहे हैं कि एक अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी लोगों को इसमें आना चाहिए चुनावी मैदान में, और ताकि वो हर चीज़ को समझ सकें कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता है, बल्कि उसमें समुचित जो संसाधन हों, चाहे वो मैन पावर हो और चाहे वहाँ पर मशीनरी हो। लेकिन मशीनरी भी आ गई हैं, उनको समझने जानने वाला नहीं हो तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसलिए होना चाहिए कि भाई कम से कम मैन पावर पूरे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, स्वास्थ्य के पीछे पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी आपको बता रहे हैं। तो ये समस्याएं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार इसकी है उसकी है। जनप्रतिनिधि होगा वो मांग उठाएगा और बात करेगा, अपने जज्बा के साथ वो काम पूरा कराएगा। और हमको तो पूरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र में भी, तो मैं शासकीय अधिकारी था, हमारी बात आए, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा बिजी कर लिया हूँ कि हमको लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं जाकर उनकी समस्याएं सुनता हूँ व्यक्तिगत भी, और उनकी जो सामने समस्याएं, और उसको हल करने की कोशिश करता हूँ, वो करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और यहाँ पर से जो है तो इस चर्चा को विराम देते हैं। ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारी अगली बार फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।